हेलो स्टूडेंट्स। होप कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है और मे बी कि कई बार यू माइट बी फीलिंग दैट कि पढ़ाई ठीक चल रही है, बट ऑल टुगेदर यू आर फीलिंग समवॉट uncomfortable also. Like for as an aspirant for the JEE or NEET, you are aspiring for a good rank, बट मे बी कि अंदर से आपकी आवाज आती हो कि आपकी उस रैंक में और अभी आपका जो वर्क चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ गैप है। आज की जो वीडियो मैं रेडी कर रहा हूँ, ये वीडियो बेस्ड है इस बात पे कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स के बच्चे फिजिक्स में जो मेरे पास आते हैं, मैंने उनका देखा कि दे हैव डन लाइक इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक इटसेल्फ दे हैव डन lot of questions of integration and lot of complicated questions, but even the subject matter theme is not clear to them. जैसे देखिए कि एक सब्जेक्ट मैटर में एक थीम होगा, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन के सॉल्व करने में आप में कंफर्टेबिलिटी होगी, आपको ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर आता है क्या है, तो दैट्स डिफरेंट थिंग कि आप किसी में कैलकुलेशन आप कर पाते हो, किसी में इक्वेशन में कुछ गलती होती है, किसी में नहीं होती। बट मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बहुत से बच्चों में, बहुत से क्या रादर मुझे ऐसा लगा मोस्ट ऑफ दी बच्चों में उनमें उन्हें था क्या, सब्जेक्ट मैटर का थीम क्लियर नहीं है। सो व्हाट आई नोटिस्ड, आंसर करने का उनका पैटर्न वाज रैंडम। समटाइम दे कुड सॉल्व a tough question in very often, almost 90-95% times, they were not able to solve even a simple question. So that means what? It's a kind of mugging. It's a kind of mugging what? If they have done that question, they are able to solve it. They have not done it, they are not able to solve it. That means the concept, the fundamental concept is not clear. So in this video, I will not be writing much. मैं आपको बहुत कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस या ऐसी कोई भी चीजें लिख करके आपको नहीं बता, मैं आपको इसमें केवल क्लियर क्या करूंगा, सब्जेक्ट मैटर का थीम क्लियर करूं। उसके बाद जब आपको ये सब्जेक्ट मैटर का थीम आता कि आपको क्या आना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल हमेशा रहनी चाहिए, सो दैट यू फील दैट यू आर कंप्लीट इन द सब्जेक्ट। और फिर जैसे ही क्वेश्चन आता है आप उन्हीं फंडामेंटल्स के थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट करते। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस नहीं लिखूंगा, एक्सप्रेशंस आपको सेपरेटली फिर लिखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। आई एम गाइडिंग यू हाउ टू मेक द फंडामेंटल्स क्लियर व्हेन अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू, what you should know so that you can think about the question, you can think about the solution. So बच्चों देखो, सबसे पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इट इज व्हाट, इट इज अ कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहला पार्ट क्या है, इट इज द कूलम्ब्स लॉ। तो आपको कूलम्ब्स लॉ में क्या आना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ में आपको आना चाहिए हाउ टू राइट दैट कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच का अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स है, you should know that how to write that Coulomb's law in the scalar form. स्केलर फॉर्म में आपने लिखा और उसके बाद आप किसी भी चार्ज के ऊपर डायरेक्शन बता सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, कि चार्ज इस चार्ज के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, एक्सेट्रा। तो यू कैन ऑलवेज टेल कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। उसके बाद दूसरा, आपको स्केलर फॉर्म के बाद वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, like the charges are at the position vector r1 and at the position vector r2, q1 and q2. So you should know how to write the force on the expression of force on the charge q2 or on the charge q1 in the vector form, right? Then the third thing about this becomes what? The force on a charge due to the multiple charges, what you call principle of superposition. You know that principle of superposition is such an easy thing. What? एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस के ड्यू टू फोर्स लग रहे हैं। आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आता है, आपको फोर्स स्केलर फॉर्म में भी लिखना आता है। तो आपको द चार्ज ऑन विच यू वांट टू कैलकुलेट द फोर्स, यू विल बी मार्किंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द various charges. You'll write their magnitudes as well as their directions. Then what you need to do? It's only the 11th work. Like you have number of forces and you want to find the resultant of all those forces.
द फोर्स इज इलेक्ट्रिकल, फोर्स वो है कूलम्ब्स लॉ से जनरेट हुआ, बट व्हाट ये हुआ क्या, इट इज ओनली द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। आपके पास तीन चार्जेस हैं, कॉर्नर पे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, एक चार्ज के ऊपर फोर्स लिखना है, आपने उस चार्ज के ऊपर जिसके ऊपर फोर्स लिखना, बाकी दोनों चार्जेस के फोर्स का डायरेक्शन भी मार्क किया और आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, बिकॉज चार्जेस आर नोन, डिस्टेंसेस आर आल्सो नोन। स्क्वायर के कॉर्नर में चार्जेस हैं, आपको एक चार्ज के ऊपर फोर्स लिखना है, आपने क्या करा कि सारे चार्जेस के फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पता है, कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्सेस भी मार्क कर सकते हो, फिर आपको केवल रिजल्टेंट निकालना नंबर ऑफ फोर्सेस का। तो जब फोर्सेस दो हैं तो रिजल्टेंट आप सीधे निकाल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा से। अगर आपके पास आपको लगा दो से ज्यादा है तो जनरली क्या करना चाहिए, सारे एक एक्स एक्सिस लो एक वाई एक्सिस लो and resolve all the forces into components along these x direction and the y direction. Then get the resultant of x direction, net force of x direction, get the net force of y direction, and square root of fx square plus fy square will be the resultant. And resultant will make an angle theta from the x direction if tan theta is equal to fy upon fx. Tan theta equals what? Where tan theta equals what? Fy upon fx. तो ये अब इसी में जो कूलम्ब्स लॉ है, जब आप सुपरपोजिशन अप्लाई करते हो, ऐसे सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी इस तरीके से बताया आपको करना है। अगर क्वेश्चन जनरली 2D में है, 2D में क्या होता है कि आपका इजीली फिगर बन जाएगा, आप फिगर बना करके किस फोर्स की किस डायरेक्शन है, फोर्सेस को एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दोगे, इन द वे आई टोल्ड यू कैन गेट द सॉल्यूशन। बट बच्चों अगर क्वेश्चन 3D में होता, तो फॉर द 3D क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू डू इज you need to write the expressions in the vector form, because see the 3D figure, the depiction of 3D figure in the 2D on a plane of paper becomes tougher, it becomes complicated, आप नहीं कर पाओगे forces कि कहाँ पे कैसे components कर। तो now you should need to write what vector expression for the force, whatever on whatever charge you want to calculate the force, write the vector expression for the force on that charge due to the multiple charges. That means what? In the form of what? I cap, j cap, k cap के form में आप force का expression लिखोगे on that charge, and the vector sum of all the forces, vector f1, vector f2, vector f3, vector f4, etc., which are in the form of I cap, j cap, k cap, etc., you can find the resultant force. All right. So this is one part. यानी कि आपने randomly कैसे भी यार एग्जांपल वाला एग्जांपल, कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों कि आप 10 टाइप के एग्जांपल्स करो, एनी फोर्स एनी क्वेश्चन यू फाइंड इट बी लाइक दैट। वो कई क्वेश्चंस में कि एक दो स्ट्रिंग्स है, उनमें दो बॉक्स है, एम मास के एल की स्ट्रिंग है, आपको चार्ज दे रखा, कितना एंगुलर सेपरेशन होगा, क्या सेपरेशन होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स ओनली व्हाट you need to write, you need to make a video of one charge, mark all the forces acting on it, mg है, p है, चार्ज का फोर्स है, सब कुछ आप एक्स वाई प्लेन में से रिजॉल्व करो। चलो दो चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, net force of x direction, net force of y direction will be what? It will be zero, and you get the solution. Is that clear? Is this clear? हाँ, ऐसे क्वेश्चन जब 3D में होंगे कि there are three threads, charges are q1, q2, q3, etc., masses n, m, m, etc. अब वो तीन जो ट्रायंगल उसमें आएंगे, 3D में आएंगे, तो आपको थोड़ा सा फिर इमेजिन करना पड़ेगा कि एक चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस हैं, वो एक तो दो चार्जेस के फोर्सेस लगेंगे और एक टेंशन टी वाला फोर्स आएगा, फिर आप उसे कंपोनेंट रिजॉल्व करना होगा। इस रिजोल्यूशन में आप एक्स वाई को इमेजिन करोगे और वर्टिकल डायरेक्शन में आपने टेंशन टी वाला पार्ट रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। सो आई एम ब्रिंगिंग इनटू योर माइंड दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन अराइज। जब आपको ये थीम क्लियर होगा कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, सब कुछ इसके अंदर आएगा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको क्वेश्चन सोचने का तरीका आता है कि व्हाट विल यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। इट्स नॉट कि एक रैंडम पैटर्न में सोचने स्टार्ट कर दिया, मैंने ये वाला किया, मैंने वाला किया। व्हाट समवन हैज टॉट यू, convert that into your intellectual property by which you will start thinking. आपको उसी से सोचना स्टार्ट करना है कि मेरे पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, अब मैं इसके टर्म्स में सोचूंगा, और जब कोई क्वेश्चन सामने आएगा
एंड अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट। तो जो क्वेश्चंस आते हैं साइंसेस में, यही बहुत अच्छी चीज है। There's nothing like a story, and especially about the JEE NEET exam. JEE में there's something very special. They always ask the classical questions. Classical questions means वो pattern already established हो चुका है, and how this chart has been prepared by that experience. What kind of questions have come? तो आपको सोचने का एक बिल्कुल एग्जैक्ट साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक तरीका होगा, नॉट इन द रैंडम पैटर्न की क्वेश्चन कहीं भी आर्बिट्ररी आ रहेगा, इट्स नॉट राइट। नाउ आई कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। यू सी, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज व्हाट, इट इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में यू नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, it is the force acting on a plus 1 coulomb charge at that point where you want to calculate the electric field intensity, है ना। आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक what be the force on a plus 1 coulomb charge, you are placing a plus 1 coulomb charge there which we call test charge। उसके ऊपर जो फोर्स रहेगा, जिस डायरेक्शन में रहेगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, और जो फोर्स रहेगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड, राइट। डेफिनेशन हो गया। सो आपके दिमाग में फंडामेंटली रहेगा ये केवल एक फोर्स है, तो यूनिट न्यूटन पर कूलम हो गया, है ना, और वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है, रिमेनिंग सिस्टम से जो भी सिस्टम हो जिसके ड्यू टू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उस पूरे सिस्टम के लिए the point where you want to calculate electric field intensity, you kept their plus 1 coulomb charge, and what is the force on that, that is called what, electric field intensity। तो मे बी आपके दिमाग में आया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही है, तो फिर हम क्यों इसे सेपरेटली डिफाइन कर रहे हैं। सेपरेटली डिफाइन करने की जरूरत क्या है, हमें फोर्स ही तो कैलकुलेट करना होगा। एक कूलम के ऊपर इतना फोर्स है, उसके लिए क्यू कूलम रख दिया, और कूलम लॉ से हम फोर्स उस पर निकालेंगे। ये इसलिए है स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस, स्फेरिकल चार्जेस। अगर आपके पास एक रॉड है, रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और उससे सर्टेन डिस्टेंस दूर एक पॉइंट चार्ज है, अब कूलम्स लॉ तो वैलिड ही होगा व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दैट चार्ज। दो रॉड्स हैं, दोनों के पास चार्ज है, दे आर नॉट ए पॉइंट चार्ज। तो आप, और यहां पे ऐसा भी नहीं कि आपने बोला जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेकर के और मान करके कि सेंटर पे ही पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास होता था, बट आपने कोई सेंटर ऑफ चार्ज तो नहीं पढ़ा, वैसा कुछ होता भी नहीं है। सो मींस व्हाट, आपको दैट मींस व्हाट कि यहाँ पे कूलम्स लॉ से नहीं करेंगे। सो व्हाट वी डू, जो भी हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के ड्यू टू आपको जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है किसी चार्ज के ऊपर फोर्स, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। अगर आपको एक कूलम चार्ज होता उस जगह, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फोर्स लगता, और अगर क्यू कूलम चार्ज है तो क्यू इंटू ई, दैट विल बी द फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will gradually be proved to be more helpful compared to the Coulomb's। Coulomb's law से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन किया और डिफाइन किया, बट आपको इवेंचुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हैंडी साबित होगी इन स्टडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन स्टडिंग द फोर्स ऑन ए सिस्टम, या फिर आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उन सब में दिस विल बी मोर यूजफुल। सो नाउ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस सिस्टम के ड्यू टू हो सकती है। पहला, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज, उसके ड्यू टू आपको स्केलर फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, जैसे क्यू चार्ज से आर संदूर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसी को वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे कि आप फोर्स करते थे, आपने फोर्स का एक्सप्रेशन किया ना, बिल्कुल वैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में कर दो। जहां पे एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, उसे आपने पोजीशन वेक्टर कुछ भी मान लिया r1, जहां पे आपको प्लस 1 कूलम चार्ज रखना है वहां पे मान लिया वेक्टर r2, तो r2 वाली पोजीशन पे और r1 वाली पोजीशन के चार्ज के ड्यू टू एक कूलम चार्ज पे फोर्स निकालना है, दैट इज द वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, राइट। सो आप स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म, अच्छा मैं एक चीज बता दूं,
वैसे तो जब आप ये सेपरेटली सब कुछ करोगे तो आपको एक्सप्रेशन सी बात है वहां पे आएंगे। मैंने आपसे बोला ना मैं आपको सब्जेक्ट मैटर का थीम डेवलप कर रहा हूँ, क्या क्या करना है, क्वेश्चन आएगा कैसे सोचना है, क्योंकि उस थीम के बिना ऑलवेज यू फाइंड व्हाट, ये तो बिल्कुल आप रैंडम पैटर्न में सोचते हो और क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं आता है अपार्ट फ्रॉम दोस क्वेश्चंस जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व किए। सो आई वांट यू टू बी जनरलाइज्ड so that you cannot take chance in the competition, सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो एक ही ध्यान रखना, स्केलर फॉर्म में जब आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हो, आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हो, केवल साइन नहीं डालते, राइट। डायरेक्शन आप अलग से बताते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट एंड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। और जब आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव के ऊपर फोर्स इस ओर रहेगा, नेगेटिव है उस ओर रहेगा, और मार्क कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में व्हेन यू राइट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर r2 minus vector r1 or I cap j cap k cap, you must write the sign of the charges, whether you are writing the expression for the force or you are writing the expression for the electric field. You must write the sign of the charges, else the expression will not be correct, right? Now see, अब point charge के बाद students it comes to the distribution of charge। तो इसमें जो distribution of charge है, that is what charge किसी body पे है, distribution means what charge किसी body पे है। ये वो नहीं हुआ distribution का मतलब कि आपके पास number of point charges है। अगर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस होते हैं और किसी भी पॉइंट पे यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो तो आप उसी सुपरपोजिशन से निकालते। एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क की, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड निकाला, दूसरे की मार्क के डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी तीसरे की मार्क के, सबके एक और एक कंपोनेंट लिए। अगर क्वेश्चन 2D फॉर्म में, 3D फॉर्म में, यहाँ पे भी आप आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में डिफरेंट पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एक्सप्रेशन लिखो और सारे वेक्टर्स का वेक्टर सम कर दो, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ चार्ज किसी बॉडी पे है, स्फीयर के ऊपर है, रॉड के ऊपर है, लाइन वायर के ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर है, थिन शीट के ऊपर है, थिक शीट के ऊपर है, एक रिंग के ऊपर है, हाफ रिंग के ऊपर है, क्वार्टर रिंग के ऊपर है, एटसेट्रा, राइट। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा यू विल फाइंड टू काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, एक जिनमें कि आप गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इन विच electric field intensity can be calculated by what? Gauss's law से you can calculate the electric field intensity। और ये वैसे बिल्कुल प्रॉपर फिलोसफी है कि गॉसेस लॉ से आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कब कर सकते हो, जबकि उस केस में आप गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो सारे चार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखो गॉसियन सरफेस केवल एक क्लोज्ड सरफेस है, 3D क्लोज्ड सरफेस, चारों ओर से क्लोज्ड, उसमें सिमेट्री अनसिमेट्री कोई बात नहीं है, कैसी भी रैंडम सी सरफेस चारों ओर से क्लोज्ड है, उसके लिए आप गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कभी भी बस क्लोज्ड सरफेस बननी चाहिए, चारों ओर से 3D में क्लोज सरफेस बननी चाहिए, यू कैन ऑलवेज फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपकी गॉसियन सरफेस बड़ी रैंडम है, डिफरेंट पॉइंट्स पे यू अंडरस्टैंड कि ई की वैल्यू डिफरेंट आएगी। सो व्हेन यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर, you will write the expression for E dot ds integration। अब E dot ds को पहले आप इवेल्युएट करते हो E into ds into cos of जो भी एंगल उनके बीच का है, आप स्केलर फॉर्म में लाते हो E into ds into cos of that एंगल। फिर अगर गॉसियन सरफेस के सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है तो E इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाता है और आपको केवल इंटीग्रेशन किसका करना पड़ता है, ds वाले इंटीग्रेशन, वो हो जाता है। और ऐसे ही केस में आप गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। जितने भी केसेस आपके सिलेबस में 12th के सीबीएसई के सिलेबस में वो सारे केसेस हैं, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लॉन्ग रॉड और लॉन्ग वायर, cylindrical surfaces, thin sheet, thick sheet, all these cases are in the CBSE board syllabus also. So though you should understand when can we find the
when can we find only the electric flux through the Gauss's law, and when can we calculate the electric field also through the Gauss's law? You should understand. But altogether, याद करने के लिए जहां तक बात है, बस सीधी चीज है, आपके सिलेबस में सीबीएसई में कौन कौन से हैं? सारे टाइप के स्फीयर्स, सरफेस पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाहर, ठीक है, लॉन्ग वायर having linear charge density lambda, thin sheet, thick sheet, having charge density sigma, and cylindrical जो सरफेस होंगी, तो cylindrical सरफेस में भी हम लॉन्ग वायर से उसका पैटर्न एसोसिएट कर दें, ठीक है ना? तो इन केसेस के आपको ना केवल रिजल्ट्स डिराइव करने आने चाहिए, गॉसेस लॉ के रिजल्ट्स आपको ये फॉर्मूले को याद होने चाहिए, बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। आप देखो, अगर आपको इस टिप से फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस कितनी तेजी से सॉल्व होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत तेजी से सॉल्व हो, राइट? अब उसके बाद एक पैटर्न क्या है, जहां पे आप गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। जैसे कौन से पैटर्न? वो एक बार आप देखोगे, ओके गॉसेस लॉ इसमें कर सकते थे, इसमें कर सकते थे, यहां पे नहीं लगेगा। हाउ? लुक एट दिस, एक रॉड है, चार्ज is on it, uniformly distributed, length is L. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर से R संदूर यहां निकालना P पॉइंट पे, या R संदूर यहां निकालना है P पॉइंट पे, राइट? यहाँ पे R संदूर निकालना है P पॉइंट पे, क्वार्टर रिंग इसके बिल्कुल सेंटर पे निकालना है, सॉरी हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग इसके बिल्कुल सेंटर पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप खुद से सोचो। क्या ये कोई पॉइंट चार्जेस है? नहीं है। पॉइंट चार्जेस क्यों नहीं? सारा चार्ज एक प्लेस पे कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ी नहीं है पॉइंट चार्ज, राइट? और दूसरी चीज क्या है, जैसा बोलो कि पॉइंट चार्ज नहीं है, बट यहाँ पे चार्ज इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहाँ पे भी चार्ज है, डिस्टेंस तो यहाँ से सबकी सेम, ऑलराइट डिस्टेंस सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस एलिमेंट की फील्ड इस ओर आएगी, इस एलिमेंट की फील्ड इस ओर आएगी, डिफरेंट एलिमेंट्स की फील्ड डिफरेंट डायरेक्शंस में है, और उन सब का वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मींस व्हाट? ना तो ये पॉइंट चार्ज है, और आपने गॉस लॉ में इनके किसी के डेरिवेशंस नहीं किए, राइट? कोई सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगी नहीं, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस जिस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होती और अनसिमेट्रिकल होती, yes you can calculate the electric field, you can calculate the electric flux, but not the electric field intensity. So here you need to apply what? Integration. और इंटीग्रेशन में भी बच्चों मेरी एडवाइस है, आप रैंडमली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत से टीचर से मैंने देखा, उनके उन इंस्टीट्यूट्स में बच्चों की कॉपी मैंने देखी, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मतलब आई सॉ 10 to 15 क्वेश्चंस फॉर द इंटीग्रेशन। यू नीड टू शार्पन योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए, बस एक या दो पैटर्न सीखे और सारे पैटर्न्स आपको खुद से निकालने आने चाहिए। आपको केवल एक क्वेश्चन कराया, दूसरा क्वेश्चन कराया, दिस इज समथिंग मगिंग, ये नहीं करना चाहिए। आप देखो बड़ा इजी सा है, आपको कैसा भी पैटर्न है, या तो हम एलिमेंट लेते हैं लेंथ के फॉर्म में dx लॉन्ग एलिमेंट, या फिर एलिमेंट लेते हैं थीटा के फॉर्म में, जैसा कि मैंने यहां से लिया x डिस्टेंस दूर एक dx थिकनेस का एलिमेंट लिया। ये एलिमेंट जो होता है dx थिकनेस का, बच्चों ये केवल एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज के ड्यू टू मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी आनी है, आती है ना? q चार्ज l लेंथ में यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा q by l, dx लेंथ का चार्ज कितना q by l into dx। अब ये केवल पॉइंट चार्ज बन गया, इस पॉइंट चार्ज की ड्यू टू फील्ड निकाली। अब एक चीज और देखनी पड़ती है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आप x इज ए वेरिएबल, जब आप x डिस्टेंस पे डिफरेंट डिस्टेंस पे यहाँ एलिमेंट्स लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, तो क्या उन सारे एलिमेंट्स के ड्यू टू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है? अगर आ रही होगी तो आपने जो dx एलिमेंट के ऊपर चार्ज था, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपने लिखा पॉइंट चार्ज से, बस आप उसे इंटीग्रेट कर दो, x के लिमिट्स बॉडी के अकॉर्डिंगली होगी।
जैसे यहाँ पे इस रॉड के लिए सेंटर से डिस्टेंस r थी, तो पहले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से r माइनस एल बाई टू, एल लेंथ की रॉड है, और लास्ट एंड की डिस्टेंस कितनी है r प्लस एल बाई टू। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है, तभी आप ऐसा कर पाओगे। नहीं ऐसा होगा तो जैसे यहाँ पे निकालना है, इस एलिमेंट के ड्यू टू फील्ड इज ओवर, इस एलिमेंट के ड्यू टू फील्ड इज ओवर, इस एलिमेंट के ड्यू टू फील्ड इज ओवर। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही है, तो आपको करना क्या होगा, आप किसी भी एक एलिमेंट की फील्ड निकालो, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट करो, एक्स और वाई कंपोनेंट यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आएंगे साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, बट वो साइन थीटा कॉस थीटा एक्स के फॉर्म में कन्वर्टेबल होगा उसी फिगर से। तो आपका एक्स वेरिएबल होगा, फिर बॉडी के लिए एक्स की लिमिट्स क्या है, आप उस लिमिट में इंटीग्रेट करके ई एक्स निकाल लो, ई वाई निकाल लो, और स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर से करके रिजल्टेंट फील्ड निकालो। कई बार ऐसा भी होगा आपका, कई बार ऐसा होगा, डिपेंडिंग अपॉन पोजिशन ऑफ द पॉइंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हो सकता है आपके जब आप उस बॉडी से दो डिफरेंट लोकेशंस पे एलिमेंट्स लेते हो, तो उनके हो सकता है कि किसी एक डायरेक्शन के जो दोनों एलिमेंट से एक साथ फील्ड निकाले, हो सकता है कि एक एक कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं और आपको केवल एक कंपोनेंट पे इंटीग्रेशन करना पड़े, या डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री इन द बॉडी, कई बार एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इक्वल होंगे, दोनों अलग कैलकुलेट नहीं करने पड़े। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता निकालना, जैसे आपको क्वार्टरिंग में यहाँ पे फील्ड निकाल, अब ओवरऑल अगर आपसे लॉजिकली पूछा जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल इसकी जो सिमेट्रिकल डायरेक्शन है इस ओर आएगी। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवरऑल जो एक्स कंपोनेंट होगा वो इक्वल होंगे, बिल्कुल सिमेट्री से। दिस इज सिमेट्री। सो व्हाट कि आप उस केस में एक कंपोनेंट निकालो, दूसरा भी उतना ही होगा, निकालने की जरूरत, कई बार एक कंपोनेंट कैंसिल होगा, राइट। अब यहाँ पे एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, थीटा एंगल पे डी थीटा बिट का पार्ट ले लें, तो यहाँ पे सब कुछ थीटा के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल आएगा ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ सब कुछ थीटा के फॉर्म, जैसे क्यू चार्ज क्वार्टर रिंग पे है, आर रेडियस, तो आप बच्चों देखो क्वार्टर रिंग सेंटर पे कितना एंगल सेपरेट करता है, पाई बाई टू, तो क्यू चार्ज पाई बाई टू एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो यूनिट एंगल के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज हुआ, क्यू डिवाइडेड बाई पाई बाई टू, तो डी थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना हुआ, क्यू डिवाइडेड बाई पाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई डी थीटा। अब एलिमेंट का चार्ज आ गया, उसकी फील्ड निकालो, एलिमेंट इज ए पॉइंट चार्ज, जो इसका छोटा सा एलिमेंट है दैट इज व्हाट, इट्स ए पॉइंट चार्ज, उसकी फील्ड, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एक्स वाई में रिजॉल्व करो कंपोनेंट में एंड इंटीग्रेट एंड गेट द सॉल्यूशन, राइट। सो आपको ये नहीं कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का आया आपने फिर से नए तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया, नो नॉट दैट, देयर आर सेट पैटर्न्स बस उन्हीं में, और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अगर आपको एक चार्ज सिस्टम की निकालनी है तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ वो क्वेश्चन एक अलग हो रहा था कि आपको पोटेंशियल दे दिया गया, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो जो मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल वाला माइनस डीवी बाई डी आर करके निकालते हैं, दैट्स ए डिफरेंस, राइट। बट आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के ड्यू टू जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, तो ये थीम जो मैंने आपको बताया ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देयर कैन नॉट बी ए सिस्टम बियॉन्ड इट, राइट, देयर कैन नॉट। अब मैंने बोला आज के इसमें मैं कोई कैलकुलेशंस नहीं कर रहा, आपको ये एक एक करके अलग से देखने होंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना, गॉस लॉ के रिजल्ट्स का डिराइव करना, उन्हें याद रखना, देन इलेक्ट्रिक इसके इंटीग्रेशन वाले जिनमें कि गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इनके कुछ एक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, बट डू नॉट प्रैक्टिस कि आप इसी क्वेश्चंस बहुत सारे करने में लगे, देयर आर हार्डली 3 to 4 डिफरेंट पैटर्न्स जो कि जेई के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में है, और वो 3 to 4 पैटर्न्स के बियॉन्ड नहीं है। जैसे आप बोलोगे नहीं कहीं पे इस वाली बुक में ये मिल गया, किसी टीचर ने एग्जांपल, व्हाई टू डू दैट, डू द रिलेवेंट पार्ट, आप वो करो जो आपके सिलेबस में, वो मत करो जो आपके फैकल्टी मेंबर आपको शो ऑफ करने के लिए करा रहे, डू द रिलेवेंट पार्ट। आई एम टॉकिंग इवन अबाउट द जेई एडवांस आल्सो, कि आपको जेई एडवांस में भी क्या होगा, बस इतना ही, राइट। तो आप एक एक चीज रेडी करते रहोगे। अब मैं इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ऐसे ही थीम जनरेट करूंगा, राइट, सो दैट कि आपको पहले सब्जेक्ट के अंदर का थीम जब क्लियर होगा,
आप सब्जेक्ट मैटर की थीम क्लियर होने के बाद फिर उसके अंदर के पॉइंट्स पे वर्क करोगे और ओवरऑल चैप्टर जब रेडी होगा तो देन यू विल फाइंड आउट कि क्वेश्चन किसी भी पार्ट से क्वेश्चन कैसा भी आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, you can immediately think about from what part of the question is, how to design its solution and reach the solution. All right, students. So I end this video and do the needful work and all the best.